Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Tutor Rahila Maqsood and today we are going to continue with sales and sales records from the Kaplan kit. So let's start with MCQs number 132. Okay, so let's read first the requirement. What is the balance on the sales tax account at the end of the month if the opening balance was 0? Okay, so हमें एक sales tax का account बनाना है. Requirement पढ़ के हमें पता चल रहा है टैक्स अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। और उसमें बताया जा रहा है कि अगर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आपका 0 हो तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस आपकी क्या होगी। अब ऊपर कुछ डाटा दिया होगा जो हम यहाँ पे अकाउंट में ऐड करेंगे। ड्यूरिंग अ मंथ अ बिजनेस मेड सेल्स ऑफ 24,600। ओके, सेल्स की है 24,600 की एंड परचेजेस 15,200 की एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का मतलब दोनों की दोनों अमाउंट जो है हमारे पास 100% है, इनमें टैक्स ऐड नहीं है, ठीक है। अब बिजनेस इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड है तो सेल्स टैक्स कैलकुलेट मस्ट करना पड़ेगा एंड बोथ सेल्स एंड परचेज आर सब्जेक्ट ऑफ सेल्स टैक्स का रेट बता दिया गया है आपको 17.5%। ओके, सो हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स के लिए हमें सेल्स चाहिए होंगी विच इज 24,600 एंड इनपुट टैक्स के लिए हमें परचेजेस अवेलेबल है हमारे पास 15,200 की। दोनों ही एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है तो हम डिवाइडेड करेंगे इसे डिवाइडेड बाय 100% और सेल्स टैक्स की परसेंटेज क्या है 17.5%। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की। सो आउटपुट टैक्स है हमारे पास 4,305 and input tax is 2,660। ओके, आउटपुट टैक्स को हम इस साइड पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, इनपुट टैक्स को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 4,305 2,660। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ना कैश पे हुआ है ना रिक्लेम हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड हम निकाल लेते हैं 1645। तो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 1645 का क्रेडिट बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड अगर आपकी डेबिट साइड पे आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है। ये जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो यही कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे जाके ब्रोड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। आप ब्रोड डाउन को सही साइड पे लिखते हैं और कैरी फॉरवर्ड को ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड जिस साइड पे होगा उसका रिवर्स उसकी ऑपोजिट वाला बैलेंस हम कहेंगे। जैसे ये डेबिट साइड पे है तो हम कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स। एक और सेल्स टैक्स अकाउंट बनाना है हमने, टैक्स अकाउंट at the end of the 3-month period if the opening balance was 0, same like that। ब्रोड डाउन अगर आपका 0 है तो आपने क्या निकालना है, कैरी डाउन फिगर निकालनी है आपने, ठीक है। During the 3-month period a business made the following sales and purchase। सेल्स हमें बता दिए 34,800 की है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है 17.5% जो है सेल टैक्स का रेट है, और परचेजेस हमें बता दी है इंक्लूसिव है, ये 100% होगा, ये 117.5% होगा, ठीक है। ऑफ सेल टैक्स का रेट बता दिया। तो हम आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं। आउटपुट टैक्स हमारे पास है 34,800 डिवाइडेड बाय 100% मल्टीप्लाई बाय 17.5%। तो क्या आया हमारे पास आउटपुट टैक्स 6090। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस 30,785 और ये है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 117.5 multiplied by 17.5%, it will give you the answer of 4585। तो हम इन्हें राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। आउटपुट टैक्स 6090
and input tax 4585. कैरी डाउन बैलेंस क्या आ जाएगा 1505. सो 1505 जो है आपके पास है ऑप्शन सी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ड्यूरिंग अ 3 month पीरियड, पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स अकाउंट ऑफ द 3 month पीरियड. ये दोबारा वही आपसे कह रहा है कि आपने एक टैक्स अकाउंट बनाना है और बताना है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा. अब रीड करते हैं. सेल्स में ही हमारे पास 72,145 की इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स का रेट दे दिया 17.5. ठीक है, ये इंक्लूडिंग है. ठीक, ये बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है कि इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है. ठीक. एंड परचेजेस ऑफ 54,200 एक्सक्लूडिंग. एक इंक्लूडिंग है और एक एक्सक्लूडिंग है. ये वाला 100% है, वो वाला 117.5% होगा. This was an amount due to the taxation authority at 17.5% at the start of the 3 month period, totaling 1354 का आपका ओपनिंग बैलेंस है. सो ओपनिंग टैक्स, आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, सेल्स है हमारे पास 72,145 डिवाइडेड बाय इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 117.5% multiply by 17.5% tax का rate. Given value divided by given value percentage multiply by required value percentage gives you the required value. ठीक, तो अब हम यहाँ पर आते हैं परचेजेस पे. 52,000, 4,200. ओके, और 100% ये एक्सक्लूडिंग है. ये बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में आपने, इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग. अगर आपने एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग समझ लिया तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा. 17.5%. तो ये आंसर हम निकालते हैं. $10,745, 9,485. इनपुट टैक्सेस 9,485. कैरी फॉरवर्ड आ गया आपका 2614. ओके, नेक्स्ट. व्हेन शुड सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स बी रिकॉर्डेड. टाइम बताना है कब सेल टैक्स को आपने क्रेडिट सेल्स पे रिकॉर्ड करना होता है. ये जब भी आप इनवॉइस क्रिएट हो रही होती है उस वक्त सेल्स रिकॉर्ड की जाती है. सेलर रिकॉर्ड करता है जब वो इनवॉइस क्रिएट करके भेजता है, और बाय रिकॉर्ड करता है जब उसे परचेज इनवॉइस मिलती है. तो जब सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस क्रिएट की जाती है एट द सेम टाइम जो है आपका सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, by the supplier when the invoice is issued and by the customer when the invoice is received. Yes, ये correct option लग रही है. By the supplier when the invoice is issued and by the customer when the payment is made to the supplier. No no no, पेमेंट के टाइम पे कभी आपने एंट्री में देखा है कि कैश के साथ टैक्स आ रहा हो? नहीं, कैश के साथ जो होता है रिसीवेबल्स या पेबल आ रहा होता है, टैक्स नहीं आता. टैक्स हमेशा जो है जब जनरेट किए जाते हैं रिसीवेबल्स या पेबल्स उस वक्त आ रहा होगा. By the supplier when the cash payment is received. नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. By the supplier when the cash payment is received and by the customer when the cash payment is made. No. So the correct option is option number A. When must a business charge sales tax on its sales? Sales tax के sales पे sales tax को कब रिकॉर्ड किया जाता है? If it is a limited liability entity, if it sells goods and services, if it is a registered to account for sales tax, yes. If it has been trading for more than 1 year.
बिजनेस तभी सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड करेगा अगर वो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स होगा, बिजनेस होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स के लिए तो वो बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सेल्स टैक्स को रिकॉर्ड नहीं करेगी। Which of the following would be appropriate to write off as an irrecoverable debt? Okay, इनमें से कौन सा ज्यादा appropriate है जिसको बैड डेट कंसीडर कर लिया जाए? ठीक है, अब कैश सेल्स में तो बैड डेट्स होते ही नहीं है। क्रेडिट सेल्स मेड विद इन द लास्ट मंथ, क्रेडिट सेल्स ओवर द ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट limit made in the last week, a credit save with the organization's credit limit and outstanding for a year. Okay, क्रेडिट लिमिट आप एक तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि लास्ट मंथ सेल हुई है, सी में कह रहा है कि लास्ट वीक जो है आपने क्रेडिट लिमिट इसकी सेट की है, डी में कह रहा है कि क्रेडिट लिमिट आपने सेट की है लेकिन उस क्रेडिट लिमिट को से ओवर ड्यू कितना हो गया है, 1 ईयर हो गया है। से आपने कहा था कि आपने मार्च को पेमेंट करनी है 2022 को। ओके, सो मार्च 2023 आ गई है, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। जो क्रेडिट लिमिट, जो क्रेडिट का टाइम पीरियड आपने सेट किया है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ, 1 ईयर पास हो गया है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि डी को हम बैड डेट कंसीडर कर लेंगे, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे डेट को। Where is a credit note first recorded in the manual bookkeeping system? Age receivable analysis, sales day book, sales return day book, and in a sales ledger. Okay, sales return day book में रिकॉर्ड होगा ना क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न और डेबिट नोट के लिए मैंने आपसे कहा था परचेज रिटर्न। पहले क्रेडिट नोट जनरेट किया जाता है, इसी क्रेडिट नोट को दूसरी साइड पे डेबिट नोट कंसीडर किया जा रहा होगा बाय एंड पे। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 138। What is the purpose of an age receivable analysis? Okay, age receivable analysis का purpose क्या है? To monitor the time receivables are outstanding. Okay, रिसीवेबल्स कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है ये मॉनिटर करने के लिए। टू लिस्ट इरिकवरेबल डेट्स नो, टू होल्ड रिसीवेबल्स टेम्पररी नो, टू कैलकुलेट क्रेडिट लिमिट्स नो। ए जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोडिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पर्पस क्या है कोडिंग का आपका? इट अथोराइजेस ट्रांसैक्शंस, it identifies appropriate accounts for posting. Okay, it records credit limit for account receivable, it transfers ledger balances automatically. Okay, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो कोडिंग की जाती है उसका मेन पर्पस क्या है? ज्यादा अप्रोप्रिएट है बी लग रहा है। बी क्या करता है? इट आइडेंटिफाइड अप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर पोस्टिंग। कौन कौन से अप्रोप्रिएट अकाउंट है वहां पे पोस्टिंग की जाए। ठीक है, जैसे ट्रिपल ए आपने नॉन करंट एसेट्स के लिए एक कोड रख दिया तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है अप्रोप्रिएट अमाउंट कि कहाँ पे पोस्टिंग करनी है। आप ट्रिपल ए एंटर करेंगे, डेबिट करेंगे इसको, तो नॉन करंट एसेट में एडिशन हो जाएगी। अथोराइज नहीं करता ट्रांसैक्शंस को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को, जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कोई भी ट्रांसैक्शन अथोराइज नहीं करता। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है क्रेडिट लिमिट्स को रिकॉर्ड्स नहीं करता। ये कोई ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा आंसर। इट ट्रांसफर लेजर बैलेंसेस ऑटोमेटिकली, लेजर्स के बैलेंसेस को ऑटोमेटिकली, जी बिल्कुल करता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर लेजर के बैलेंसेस को। आप सिर्फ लेजर में एंट्री पास करते हैं तो वो एंट्री एंड तक बैलेंस शीट तक चली जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि अप्रोप्रिएट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है पोस्टिंग के लिए, एंट्री हमने करनी कहाँ पे है। और नॉन करंट एसेट्स जो हैं आपके ट्रिपल ए को एनहेंस करने से नॉन करंट एसेट्स के टी अकाउंट्स भी बन जाते हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे हर जगह इनका अफेक्ट जो है आराम से जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। Which of the following entries is used to record an irrecoverable debt? Okay, irrecoverable debt को रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है? बैड डेट, डेबिट, रिसीवेबल्स, क्रेडिट। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बैड डेट्स को आप कर रहे हैं डेबिट और रिसीवेबल्स को आप कर रहे हैं क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं।
Why would you not send a statement to an account written off as irrecoverable debt? आप बैड डेट्स को क्यों नहीं स्टेटमेंट्स भेजते? ओके, डूइंग सो एडवाइस द रिसीवेबल दैट देयर इज नो नीड टू पे, ये मुझे ज्यादा रिजनेबल लग रहा है, जो फर्स्ट वन है। बैड डेट्स को अगर हम स्टेटमेंट भेजेंगे तो उसमें क्या लिखा होगा कि आपको हमने बैड डेट कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप बैड डेट्स को कह रहे हैं, जो आपके रिसीवेबल्स हैं जिनको आपने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया है, कि जरूरत नहीं है आपको हमें पैसे देने की, क्योंकि हमने आपको बैड डेट कर दिया हुआ है। तो अगर आपके पास कभी पैसे आ भी जाएं, कभी आपके दिल में ख्याल आ जाए कि आप हमें पेमेंट कर दें, तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको जो है इरिकवरेबल डेट कंसीडर कर दिया है, हमने आपको बैड डेट्स करके डेबिट कर दिया आपके अकाउंट को, ठीक है। तो इसलिए आप जो है उनको स्टेटमेंट नहीं भेजते। अगर समटाइम ऐसे भी हो जाता है कि आपने किसी अकाउंट को बैड डेट कर दिया है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से बेटर हो गई हैं, तो वो रिसीवेबल्स आपको पैसे दे दें, तो आप क्या करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसलिए आप जब भी कोई अकाउंट जिसको आप बैड डेट कंसीडर कर देते हैं, उसको स्टेटमेंट भेजना आप बंद कर देते हैं, उसको आप स्टेटमेंट नहीं भेजते हैं। डूइंग सो वुड इनकरेज द रिसीवेबल्स टू पे, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा लॉ नहीं है। इट इज अगेंस्ट डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, नहीं, ऐसा कोई भी डाटा प्रोटेक्शन की लेजिस्लेशन नहीं है। और अगर आप उनको स्टेटमेंट भेज रहे हैं तो इनकरेज टू पे नहीं है, ये डिस्करेज टू पे है, कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बैडेड कर दिया। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 143, okay. What is that double entry to record this? Okay. An account receivable is for 800. A customer is expecting several difficulties and has agreed to return goods costing 600 की goods return करती है हमारे customer ने, हमें sales return होगी हमें। The supply decides to write off the remaining amount. Supply ने decide किया कि write off कर दूंगा मैं remaining amount को। तो कैसे होगा इसका? इसके लिए bad debts को आप करेंगे डेबिट, 800 की आपका रिसीवेबल का बैलेंस था, जिसमें से 600 जो है सेल्स रिटर्न होगी, रिमेनिंग बच गया 200। 200 से बैड डेट्स डेबिट हो गए। सेल्स रिटर्न आपकी कितने से होगी? सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती हैं, 600 से आपकी सेल्स रिटर्न डेबिट हुई है, और टोटल से 800 से आप इस बंदे का अकाउंट जो है वाइंड अप कर देंगे, रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट कर देंगे, जो आपके पास डेबिट हुआ हुआ था, क्लोज हो जाएगा इसका अकाउंट। So bad debt debit, sales return debit, receivables credit. Option C is the correct option. Bad debts debit, sales return debit, or receivables credit. Okay. A business sells goods to the value of 500 net to smart. आपने नेट को जो है गुड्स सेल की है, जो कि नेट वैल्यू है इसकी। व्हाट वुड बी द डेबिट टू द स्मार्ट अकाउंट इफ द सेल्स टैक्स इज पेएबल एट अ रेट ऑफ 20% का सेल्स टैक्स है। तो जब भी आप सेल्स क्रिएट करते हैं, रिसीवेबल्स को आप ग्रॉस वैल्यू से डेबिट करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है उसकी क्या एंट्री पास होगी, वैसे तो एंट्री देख लेते हैं। स्मार्ट को आप डेबिट करेंगे, सेल्स को आप क्रेडिट करेंगे, और आउटपुट टैक्स को भी आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सेल्स आपको बता दी है 500 की, टैक्स हम अभी निकाल लेते हैं। सो 500, बल्कि हम ग्रॉस वैल्यू स्मार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं जो डेबिट करनी है आपने। 500 जो आपके पास वैल्यू है वो 100% है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 120% से। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? 120%। अगर आपने टैक्स निकालना होता तो जस्ट आप 20% से मल्टीप्लाई करते। तो आपके पास आंसर आया है 600। ये करेक्ट ऑप्शन है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो इसके एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।